नमस्कार, हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं, इस कार्यक्रम में हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं कुछ ऐसी खास शख्सियत को जो अपने किसी न किसी काम से अपना जीवन यापन तो कर रहे हैं, अपने शौक तो पूरे कर रहे हैं, लेकिन साथ ही समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में आई हैं रानी खानम जी। आप एक कथक नृत्यांगना हैं, नृत्य गुरु हैं, कोरियोग्राफर हैं और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। रानी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, बहुत खुशी है यहाँ आकर। जी, तो जैसा कि हमने आपके परिचय में कहा कि आप स्वयं तो कथक नृत्यांगना हैं ही, नृत्य गुरु हैं, लेकिन साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आपके जीवन के इन सारे पहलुओं के बारे में हम और हमारे श्रोता जानना चाहते हैं। जी। तो ऐसा करते हैं कि बिल्कुल बचपन से हम शुरुआत करते हैं। आपके घर में क्या नृत्य से जुड़ा हुआ कुछ माहौल था, पारिवारिक माहौल ऐसा था? कैसे आपका नृत्य की तरफ रुझान हुआ? देखिए, मेरा अपना मानना है कि जो संगीत है या कला है वो परिवार से नहीं आता। पहली बात, ये जीन्स में आता है और कुदरती आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े बड़े कलाकार के घर में जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं इंटरेस्ट होता है। तो एक बहुत ही नेचुरल इंस्टिंक्ट है जो मुझे शायद बचपन से ही मिली है। जी। वो कहाँ से आई मुझे पता नहीं, एक तरीके से मेहर है अल्लाह की। और बचपन से ही मुझे संगीत, नृत्य, नेचर और बातचीत करना, साहित्य पढ़ना मुझे बहुत बचपन से ही पसंद है। नेचर के साथ बहुत कनेक्शन था। जी। तो मैं गुनगुनाती थी अक्सर, और मैं ज़्यादातर आम बच्चों की तरह खेलती कम थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था और बहुत ज़्यादा संगीत नृत्य के साथ था जुड़ा। तो शायद ये धीरे धीरे बढ़ा और ये शौक़ देखते हुए ही छोटा सा, मैंने पास ही एक उस्ताद थे, मैं बिहार से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो उनसे मैं थोड़ी सी सीखना शुरू किया, पर वो बिल्कुल पागलपन की हद तक मेरा बढ़ गया। जी। और इतने कम वक्त में मैंने बहुत अच्छे से सीखा और उसकी वजह से एक ऑल इंडिया बिहार कंपटीशन जिसमें मैंने गोल्ड मेडल पाया, 1.5 साल में ही ये सारा कुछ हुआ। मुझे रोकते थे मेरी माँ कि तुम क्यों रियाज कर रही हो, इतना क्यों कर रही हो, और मैं एकदम कैफियत में रहती थी। जी। तो नसीब भी था, क्योंकि डेस्टिनी अपना काम करती है। मैं हमेशा ये मानती हूँ, चाहे जो भी हो आपकी लाइफ में, पाना ना पाना, उसके साथ एक नसीब भी होता है। दुआ और नसीब और मेहनत, ये 3 चीज़ें जो होती हैं वही आपको बनाती है किसी हद तक जाकर। जी। तो दुआओं का बड़ा काम है, बुजुर्गों की दुआ, माँ बाप की दुआ, सबके साथ, और नसीब, खुदा जो नसीब देता है, और फिर वो आप मेहनत। अगर आपके नसीब है और मेहनत नहीं है, वो भी गड़बड़ है। जी। तो वो सब तीनों का बड़ा सामंजस्यता है। और इसी तरीके से किसी हाल में फिर मैं दिल्ली आ गई और दिल्ली में आके हमने अपनी पढ़ाई शुरू की और यहाँ कथक केंद्र में हमने एडमिशन लिया। वहाँ से हमने ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से शुरू किया और फिर यहाँ आते ही मुझे फिर वजीफ़ा, उस ज़माने में वजीफ़ा कहते थे और आजकल स्कॉलरशिप कहते हैं। जी। तो वजीफ़ा शुरुआत से ही मिला मुझे। तो इस तरीके से मेरी जो जर्नी थी शुरू हो गई और मैंने बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ इस पूरी ट्रेनिंग को लिया और बड़े ध्यान से उसको किया, बड़ी ईमानदारी से। और मैं बड़ी नसीब वाली हूँ कि मेरे गुरु अच्छे मिले। उस्ताद फतन खान साहब थे जिनसे मैंने बिहार में सीखा। बाद में गुरु श्रीमती रेवा विद्यार्थी और पंडित बिरजू महाराज जी से मैंने तालीम हासिल किया। तो 18 से 20 साल की ट्रेनिंग रही मेरी और साथ ही साथ धीरे धीरे प्रोग्राम करना शुरू किया। तो ध्यान में कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि मैं नाच गाने से ही जिंदगी देखती थी, मुझे तो कुछ और नजर नहीं आता था। नाचते वक्त मैं जब क्लास करती थी तो मैं बहुत बार खंबे से टकराती थी, इतनी बार मुझे चोट लगती थी, मुझे बिल्कुल होश नहीं रहता था, पर एक अलग सी कैफियत रहती थी। शायद यही वजह है कि मैं जल्दी मकाम पे पहुंची, लोगों ने पसंद किया। तो पागलपन होना जरूरी है और वो आप तय नहीं करते हैं, वो आपका पागलपन अपने आप तय करता है। तो दैट इज हाउ माय स्मॉल जर्नी इज लाइक दिस। जी, नहीं, स्मॉल जर्नी तो खैर ये नहीं है बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि ऐसी आपने पहली प्रस्तुति कौन सी देखी होगी कि वो कथक जो है वो आपके मन पर छा गया, चाहे वो छुटपन की बात हो या किसी को आपने देखा हो स्टेज पर। याद है आपको कि
कैसे आपने फर्स्ट टाइम ये डांस किसी को परफॉर्म करते हुए देखा? नहीं, मैं तो खुद ही डांस करने में, तो परफॉर्मेंस किसी का नहीं देखा। पहले जब शुरुआत में नाची, फिर 1-1.5 साल के बाद मैं थोड़ी सी नाची, मेरे लिए अच्छी ड्रेसेस बनाई गई, तो फिर मुझे अच्छा लगा। मुझे याद है अभी भी काले रंग की ड्रेस थी मेरी। उसके बाद मैं जब दिल्ली आई, क्योंकि हम एक छोटे तबके से तो बहुत रफ सा डांस होता था, या म्यूजिक भी समझो, इतना स्टाइलिश और इतना परफेक्शन की तरफ नहीं होता था। पर जब हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक केंद्र में गई, तो वो तो नेशनल इंस्टीट्यूशन था और बड़े बड़े गुरु थे, एक बहुत अच्छे से फॉर्मेट था। तो जब पहली बार मैं पंडित बिरजू महाराज जी की क्लास में गई, उस समय बैले चल रहा था, मैं बहुत छोटी थी, शायद 7-8 साल की थी, और मैं बैठ गई, मैं डांस देख रही थी। मैं पहली बार जिंदगी में कोई बैले देखा कि एक पूरा का पूरा हुजूम, जैसे कि अभी आकाशवाणी में बैठी हूँ तो एक पूरा महकमा है म्यूजिक सेक्शन का, एक ड्रामा सेक्शन का, तो ऐसा हमने कभी महकमा देखा नहीं था। और तब वो महकमा था कि म्यूजिशियंस गा रहे थे, बजा रहे थे, महाराज जी वहाँ बैठे थे और सारे डांसर्स, डांस हो रहा था और प्रोग्राम हो रहा था जिसमें सब लड़कियां बैठी थी और गजल चल रहा था, उस पर नाच रही थी। तो मुझे लगा अचानक से मैं परी लोक आ गई, मैंने इतनी खूबसूरत डांसर, तो मैं एकदम ऐसा लगा मैं किसी जन्नत में पहुंची हूँ या किसी इंद्र सभा में बैठी हूँ। दैट इम्पैक्ट ऑन मी, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुली, एंड आई सेड आई वांट टू लर्न दिस वेरी ब्यूटीफुल फॉर्म। और मैंने पैर रखने से पहले एक बार जो ऑल इंडिया साहित्य कला परिषद युवा महोत्सव कर रहा था, मुझे अच्छे से याद है, 89-90 के आसपास था, तो एप्लीकेशन निकला होगा और मुझे बोला लोगों ने कि अब तुम जल्दी भर दो। तो मैंने कहा क्यों? तो कहने लगे ऐसा डांस है। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं भरना, मैं 1 साल देखूंगी, मैं अपने आप को तैयार करना चाहती हूँ, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं आऊंगी, बस आई और नाच दी। और 1 साल मैंने वो ऑब्जर्वेशन किया, लोगों को देखती थी, शोज देखती थी, मैं नोट लिखती थी, ये ठीक नहीं लग रहा, ये क्यों खराब है, या ये अच्छा लगा। ऐसे करके मैंने खुद सेल्फ से बहुत सारी चीजें सीखी। एंड आफ्टर 1 ईयर आई सेड ठीक है, अब मैं आई एम प्रिपेयर्ड। एंड वो प्रोग्राम मेरे लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। उसके बाद मैंने पीछे नहीं देखा, परफॉर्मेंस ऐसे आने लगे थे कि कमाल था। तो आई थिंक तजुर्बा के साथ साथ एक आपका डेडिकेशन, ईमानदारी, खासकर जो हमारा काम है, ईमानदारी आप पास ऑन कर रही हैं जब आप बच्चों को सिखाती हैं। हाँ, अब तो आप नृत्य गुरु हैं, और नृत्य गुरु होते होते आपने बहुत सारी चुनौतियां भी अपने लिए खड़ी की और फिर उनको जीता भी है आपने। आप दिव्यांगजनों को भी नृत्य सिखाती हैं और अलग अलग कार्यक्रमों के लिए आपने उन्हें तैयार किया है। कैसे आपके मन में ये विचार आया और क्या अनुभव उनके साथ? देखिए, हमारे यहाँ से पहले जो अवेयरनेस था अबाउट द दिव्यांग, स्पेशल एबल्ड और ओल्ड एज होम, हेल्थ इश्यूज, ट्रोमास, थेरेपी की बात कर रहे हैं, ये विदेशों में 25 साल 20 साल पहले से आ गया था जी, वहां से रिवर्स आया। तो मैं 92 में फर्स्ट मेरा यूके का टूर बना, और वहां पे जब मैंने देखा कि डांस को हेल्थ और एजुकेशन से जोड़ते हैं, एक प्रोजेक्ट किया था, एक डांस होता था व्हील चेयर्स के ऊपर, उनके साथ काम करती थी। तो मुझे लगता था कि ये कौन सा डांस का फॉर्म है, क्योंकि मैं तो क्लासिकल सीख के आई थी जी। तो मेरे जहन खुला। जब मैं वापस आई, धीरे 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 हमारी संस्था एक आमद डांस सेंटर है, उससे हमने काम किया और थोड़ा थोड़ा लेवल पे काम करती थी। विगत 15 साल से मैं इस पे जरा ज्यादा सक्रिय हुई और इस तरीके से मैंने इस पे काम किया। अब मुझे ऐसा लगता है ये बहुत खूबसूरत चांस है जब म्यूजिक और डांस को थेरेपी की तरह यूज किया जाए। जो इंट्रोडक्शन हमने किया वो था कोरोना से पहले, हमने एबिलिटी करके हमने उसमें प्रेसिडेंट हाउस में हमने 108 दिव्यांग ऑल ओवर इंडिया मल्टीपल डिसेबिलिटी के साथ काम किया, और 1 घंटे का शो था। और उस प्रोग्राम के बाद प्रेसिडेंट साहब पर इतना इम्पैक्ट पड़ा कि 3 महीने बाद उन्होंने पार्लियामेंट में वो प्रोग्राम कराया, और उसके बाद पूरे स्टेट में ये कंपलसरी कर दिया कि आप ये प्रोग्राम डिसेबिलिटी के साथ करेंगे, हर जोन में प्रोग्राम हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए इस तरीके से इस शुरुआत से कितने डिसेबल ऑल ओवर इंडिया में प्रोग्राम पा रहे हैं। और जो कॉन्फिडेंस आप उन्हें देती हैं वो उनके दूसरे फील्ड में उन्हें मदद करेगा। वो भले ही नृत्य में आगे ना कुछ कर पाए, लेकिन बाकी चीजों में उन्हें बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपने भर दिया उनमें। रानी जी, आपने दूसरे देशों के कलाकारों के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट किए हैं, मिस्र, तुर्की, यमन, इराक, कई देश हैं। तो भारतीय संस्कृति की आप एक तरह से प्रतिनिधि उस समय होती हैं और उनके साथ मिलकर आप काम करती हैं। तो कैसे सामंजस्य बिठाया जाता है, कैसे एक प्लेटफॉर्म पर आप लोग आते हैं? देखिए, संगीत का या साहित्य का जो यूनिवर्सिटी लैंग्वेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना जरूरी है। आप अगर एक फ्रेम में बंधे रहेंगे तो आप आर्टिस्ट नहीं है। आर्ट का काम है इम्प्रोवाइज करना, सेंसिटाइज करना, और वो उन सारे जीन्स को क्रिएट करता है जो हमारे माइंड के आसपास है, और फिर वो क्रिएटिविटी की तरफ जाता है। मैं सूफी के ऊपर बहुत काम करती हूँ, कुछ कलाम था, मैंने वहाँ से शुरू किया। वो मेरी एक जर्नी लंबी रही है। और उसके बाद मैं किंग एंड क्वीन मलेशिया से इनवाइट की गई, उसके लिए प्रोग्राम किया, क्योंकि भारत की प्रतिनिधित्व, वो भी लड़की और वो भी डांसर, वो भी मुस्लिम, तो एक बहुत मुझे फक्र लगता है कि मैं कर रही हूँ और मैं इंडियन हूँ। मैं बहुत फक्र से बोलती हूँ। जब मैं विदेश गई, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे और वहाँ पे मुझे ये बोला गया कि आप इसकी कोरियोग्राफी कर दीजिए, और सारे देश के लोग आए, तो उनको कंपोज
कंपोज किया, सब कुछ किया। और आज भी मैंने अभी एक रिसेंट बुलबुल, द सॉन्ग ऑफ बुलबुल किया, वो फर्स्ट आया। मतलब पहली बार मैंने इंटरनेशनल के लिए किसी कोरियोग्राफ किया, और यूके की कंपनी है, और उसको द बेस्ट अवार्ड मिला। सूफी था वो, सूफी में एक बाउंड्री होती, कथक बहुत बड़ा है, आप उसको इनोवेट कीजिए आपकी कोरियोग्राफी में। अगर आप वो मूवमेंट बहुत यूनिवर्सल है, आपके लोग कैच करते हैं, आपको ऑडियंस को समझने की जरूरत है यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या है। गाना बजाना, आपकी साहित्य, यानी आप भी इस समय जो प्रोग्राम कर रही हैं, आप अगर उस प्रोग्राम को उसी हिसाब से करेंगे, मेजरमेंट में करेंगे, दुनिया पसंद करेगी। पर आप सिर्फ एक छोटी सी जगह को करेंगे तो उतनी लोग पसंद करेंगे। आपका हमेशा प्रेजेंटेशन बड़ा होना चाहिए। जी, आपने ICCR के कार्यक्रमों में आपकी शिरकत रही है। वंदे भारतम, जो कि सब जानते हैं कि बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम है। फिर G20 में जो सेलिब्रेशन के कार्यक्रम थे, उनमें आपकी शिरकत रही। अलग अलग मंत्रालयों के कार्यक्रमों में आप लगातार सक्रिय रहती हैं। इस दौरान बहुत सारे नए नए कलाकारों से आप मिलती होंगी, युवाओं से मिलती होंगी, आप जो कि सीख रहे हैं, जो शायद उतना ज़्यादा नहीं जानते हैं। सबको एक साथ एक मंच पर तैयार करना, तो वो ऐसी क्या एनर्जी है जो आपको मोटिवेट करती है, और कैसे फिर आप उन सबको अपनी उंगलियों पर या अपने कहते हैं कि बीट्स पर नचा लेती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सच बताऊं तो मैं सीखती हूँ जी। पहले मैं सीखती हूँ, मैं सिखाती हूँ। हाँ। जो यंग लड़के हैं, लड़कियां ना, फुल ऑफ एनर्जी है। क्लासिकल में थोड़ा एनर्जी कम दिखती है कभी कभी, फोक के डांस बहुत जबरदस्त एनर्जी दिखती है। उनका एक अलग स्टाइल होता है, एक अलग उत्साह होता है। जब हमें इस तरह के कार्यक्रम के लिए बुलाया जाता है, एक बहुत बड़े नंबर्स के डांसर्स होते हैं, 500, 400, 300, उनको कंपोज करना, उनकी यूनिवर्सल मूवमेंट। फिर मैंने वही बोला, यूनिवर्सल मूवमेंट, उनकी लैंग्वेज समझते हुए उनको ऐसे मूवमेंट देना। मैं बहुत विजुअलाइज करती हूँ, मैं बहुत सपने बहुत देख, तो मुझे मुश्किल नहीं होता, बिल्कुल नहीं मुश्किल होता। म्यूजिक का सेंस अच्छा है, टाइमिंग अच्छी है, कॉस्ट्यूम्स का खुद का है, विजुअलाइज करती हूँ, सेट्स का करती हूँ, तो वो हो जाता है और खूबसूरत होता है। ऐसे ऐसे करके कर लेती हूँ, मुझे नहीं पता कैसे करती हूँ, पर कर लेती हूँ। और बहुत मोहब्बत के साथ उन लोग का बहुत सपोर्ट होता है, और उनको भी मेरे साथ काम अच्छा लगता है। थोड़ा टेंस रहती हूँ जब तक प्रोग्राम ना हो जी, तो बट बाय गॉड ग्रेस पीपल आर लाइकिंग इट। आपको इस समय हमारे कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे युवा कलाकार सुन रहे हैं, जो चाहते हैं कि उनकी एक अलग पहचान बने, वो अपनी कला को भी कुछ दें और समाज को भी कुछ दें। उनके लिए क्या संदेश आपका? पहचान में टाइम लगता है जी। आप ये ब्रांड नहीं है। आपने कपड़ा, आज देखिए दुनिया में अब ब्रांड होने लगा, ब्रांड को बनने में वक्त लगता है। ब्रांड जैसा काम भी तो करो जी। सबसे बड़ी बात है, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अपने पे भरोसा रखिए। आप ब्रांड हैं, बिल्कुल बनिएगा। आप अलग करना चाहते, बिल्कुल करिएगा। ईमानदारी, मेहनत, ऑब्जर्वेशन, यूनिवर्सल लैंग्वेज इत्यादि, और डेडिकेशन, ये आपको थोड़ा। और मार्केट आजकल ट्रेंड बिल्कुल अलग चल रहा है। हमेशा हर 6 महीने बाद, हर 1 साल के बाद अपने आप को अपडेट करते रहिए। अगर आपने अपडेट नहीं किया और आपने पुरानी चीज़ों को, तो आप जा सकते हैं, आप बिल्कुल नहीं रहेंगे मार्केट में। चाहे वो कोई भी आर्ट फॉर्म हो, या कोई भी ब्रांड हो, या कोई भी बिजनेस हो जी। यू हैव टू रन एंड अपडेट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द टाइम जी। आपको विमेन अचीवर अवार्ड मिला है, कला उत्सव सम्मान मिला है, फिर 5th नेशनल विमेन एक्सीलेंस अवार्ड आपको मिला, आउटस्टैंडिंग कथक डांसर। एक लंबी फहरिस्त है आपकी उपलब्धियों की, और हम ये कामना करते हैं कि ये फहरिस्त बढ़ती जाए। ऐसे में आपकी आगामी योजनाएं क्या हैं, क्या प्लानिंग है अब? मैं नहीं सोचती ज़्यादा जी, मैं बिल्कुल नहीं सोचती, ना योजनाएं बनाती हूँ। बट ये है कि हाँ, मैं आर्ट के साथ जुड़ी रहना चाहती हूँ, अच्छा काम करना चाहती हूँ। योजनाएं मैं नहीं बनाती जी, अपने आप बनती है। योजना मैंने कभी बनाई भी नहीं थी, पर सपना मैंने बहुत ऊपर देखा, मुझे यहाँ तक जगह मिल गई। अभी मैं थोड़ा आराम से काम करना चाहती हूँ, थोड़ा अपने लिए वक्त देना चाहती हूँ, और अच्छा काम करना चाहती हूँ, थोड़ा क्रिएटिव और ज़्यादा बेहतर काम कर सकूँ, अपने आप को अपडेट कर सकूँ, रोज़ सीख सकूँ, रोज़ एनर्जी ले सकूँ, और कुछ काम कर सकूँ। यही मेरा सपना है जी। हमारी कामना आपका ये सपना पूरा हो। रानी खानम जी, आप कहती हैं कि आपका विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग है। हम महसूस कर रहे हैं कि बहुत सारे युवा कलाकार इस समय विजुअलाइज कर रहे हैं कि वो आपकी कोरियोग्राफी में डांस कर रहे हो, कहीं परफॉर्म कर रहे हो, और ये कामना कि हमारे श्रोताओं को आपकी बातचीत से ज़रूर लाभ मिलेगा, उन्हें एक दिशा मिलेगी। आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने हमें समय दिया, इतनी ज़रूरी बातें आपने हमें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया इसके आपका लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी प्रभा कुमार। इसी के साथ मैं नीलम मलकानिया हमारे अतिथि कार्यक्रम से अब आप सबसे लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।